डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो कंटिन्यूअस सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं कुछ दिनों से, उस कंटिन्यूअस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द बीम। बेसिकली ये शुरू से ही हमने कई बार बताया है आपको कि जो है वाइब्रेशन में लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, टोर्सनल एंड लेटरल, दिज फोर वाइब्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमने जो है लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आपको पढ़ाए भी हैं। लेटरल वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग पढ़ाए थे, इसका कॉन्सेप्ट आपको जो है मालूम होगा, बिल्कुल याद होगा। इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी किए थे। और जब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन पढ़ाए थे उसको भी जो है हमने आपको बताया था। आप देख सकते हैं लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल देखने में कई बार वेरी मच सिमिलर लगता है, ठीक है ना। और यदि आपको याद होगा तो ये दोनों के इक्वेशन भी सिमिलर निकलते थे। ये वेव इक्वेशन इसके भी निकले हैं और सिमिलर इक्वेशन जो ये निकला है वही इक्वेशन जो है आपके लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में भी निकला है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो P है, P इज दी बेसिकली वाइब्रेशन। और जो स्ट्रिंग वाइब्रेशन में निकालते थे, एक बार याद दिला दें तो ये एन पाई अपन एल स्क्वायर रूट टी बाई रो निकला है। ये टी क्या है? टेंशन इन दी स्ट्रिंग एंड रो इज दी जो है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एन क्या है? मोड, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, जो भी आपको लेना है। एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो इतना अभी आपको याद रखना है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में भी सिमिलर इसी तरह से कुछ इक्वेशन निकला था, एन पाई ए अपन 2l। ए क्या है? तो ए इज दी बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ ई अपन रो, कहीं लिखा होगा, देखिए यहाँ पर ए आप निकालेंगे तो ए क्या है? ए स्क्वायर ई अपन रो। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग था, यहाँ पर क्या हो गया? शाफ्ट आ गया या बीम आ गया। और इसमें जो है आपका फोर्स कौन सा लग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये बहुत जो है लेंदी था, लेकिन इसको शॉर्ट करते करते हमने इस वेव इक्वेशन को निकाला था। इस वेव इक्वेशन की मदद से जो है सॉल्यूशन इसका हम निकाल दिए थे कुछ इस तरह से। इसमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन लगा करके आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। आज इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मतलब क्या? इसके जो है ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एक्सिस के अलोंग हो तो लॉन्गिट्यूडनल, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द बीम की यदि बात करते हैं तो बेसिकली यदि कोई भी बीम है, ये मान लीजिए आपका कोई बीम है, ठीक है, कोई भी बीम है, तो अब बीम में जो आपका फोर्स लगेगा, ठीक ना, जो फोर्स लगेगा वह फोर्स कैसा लगेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आपका एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी दी परपेंडिकुलर, दैट विल बी दी परपेंडिकुलर। तो इसमें इसका एक सेक्शन हम बनाएंगे यहाँ पर। ये सेक्शन मान लीजिए आपका सेक्शन हो गया ये, ठीक है ना, ये आपका सेक्शन हो गया। इस सेक्शन में ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन है। ये जो बीम आप देख रहे हैं इसका ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। ध्यान से समझिएगा। इस क्रॉस सेक्शन पे आपने इसका कुछ नाम लिख लीजिए, ए बी और सी डी। सबसे पहले इसके ऊपर आप लगाते हैं फोर्स, ठीक है ना। फोर्स कौन सा? शियर फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? शियर फोर्स। तो यहाँ पर आप इधर मान लीजिए कि लगा रहे हैं क्या? फोर्स कौन सा लगा रहे हैं? क्यू। तो इधर कौन सा लगेगा? क्यू प्लस डेल क्यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, सिमिलर टू लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन जैसे लगाए थे, तो सेम उसी तरह का इक्वेशन यहाँ भी होगा। फिर यहाँ पर आपका जो है क्या लग रहा है? बेंडिंग मोमेंट m। तो इधर भी तो लगेगा बेंडिंग मोमेंट। अब इधर कितना लगेगा? यही m प्लस डेल m अपन डेल x इंटू डी एक्स। बोलिएगा सर ये डी एक्स आप क्या लिखते जा रहे हैं? तो डी एक्स हम क्या माने हैं इसको? ये स्मॉल लेंथ जो है यहाँ से, ये जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का छोटा सा जो लेंथ है यही है डी एक्स। यही जो है आपका क्या है? डी एक्स। क्रॉस सेक्शनल जो है इसका लेंथ जो है कितना है? डी एक्स, एलिमेंट्री लेंथ, ठीक है। और इसका यूनिट जो लेंथ होगा
यूनिट लेंथ किसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट मीन्स कि यह शाफ्ट कुछ किस तरह से रहा होगा, ऐसे आप थोड़ा समझ लीजिए, ये और कुछ ऐसा भी तो रहा होगा, ऐसा रहा होगा ना दोस्त, ठीक ना। तो ये हो गया और ये हो गया आपका, तो ये जो लेंथ हम मान रहे हैं आपका कितना, dx, और ये जो अंदर डेप्थ जो है उसको हम क्या माने हैं, यूनिटी, हमेशा यूनिटी हम मान करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम डेराइव करेंगे इक्वेशन, उसके पहले थोड़ा इसको समझा दें। ये क्या है आपका, ये बीम यहाँ बना लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये कोई बीम है, ठीक है, और ये आपकी एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया। एक्स और वाई जो एक्सिस है आपका, ठीक ना, और इसमें आप स्मॉल सेक्शन लिए हैं और यही स्मॉल सेक्शन को यहाँ पर हमने दिखा दिया आपको। ये स्मॉल सेक्शन लेंथ, अब इसको थोड़ा सा सपोज कर लेते कि ये डिस्टेंस यहाँ से एक्स पे है और ये लेंथ जो है ऊपर में कितना है, वाई है, तो ये जो छोटा सा बचेगा ये लेंथ कितना, डी एक्स, और यदि हाइट लेंगे तो डी वाई, ठीक है। तो हाइट, अब कोई बीम जरूरी नहीं कि इस तरह हम कर्व बनाए हैं तो कर्व ही हो, लेकिन यदि आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी वाई, ठीक है। नहीं होगा कर्व तो डी वाई नहीं लेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो बीम है, ठीक है, जो बीम है, तो इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, ये हम एज्यूम करके चले हैं। तो जो ऐसा बीम होता है जिसका क्रॉस सेक्शन उसके लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा हो, दैट मीन्स कि क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, लेंथ बोल रहे हैं, विड्थ या डेप्थ जो भी आप एज्यूम करें, दैट विल बी टू मच लेस इन कंपैरिजन टू व्हाट, किसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बर्नौली बीम। यूलर बर्नौली इक्वेशन आप पढ़े होंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूलर बर्नौली बीम, ठीक है ना। कब कब बोलेंगे यूलर बर्नौली बीम, जब इसका क्रॉस सेक्शन लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हो। लेंथ के कंपेयर में यदि क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, क्रॉस सेक्शन के उसमें कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स बर्नौली बीम, ठीक है। अब यहाँ पर आज हम लोग डेवलप करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन भी, ठीक है ना, फॉर दिस बीम। अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस जो है उसको आप मान लीजिए। ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम। ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बीम है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यदि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ई आई को क्या बोलते हैं, ई आई मल्टीप्लाइड, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्चरल रिजिडिटी, क्या हो जाएगा, फ्लेक्चरल रिजिडिटी, याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्चरल रिजिडिटी। रो जो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, ठीक है। डी एक्स आपने लेंथ ले लिया, हमने आपको बता दिया है कि क्यू इसके ऊपर शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्स का जो एरिया निकलता है शियर एरिया होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, शियर एरिया। तो शियर एरिया क्या है यहाँ पर, डी एक्स, ये भी डी एक्स और ये भी डी एक्स हम एज्यूम किए हैं। तो डी एक्स जो होगा, डी एक्स और डेप्थ कितना है 1 हमने बताया, तो डी एक्स इंटू वन, तो 1, तो एरिया निकलेगा इसका क्या, डी एक्स इंटू 1। तो ये शियर फोर्स हो गया Q और बेंडिंग मोमेंट हो गया M, ठीक ना। अब यहाँ पर कोई एक्सियल फोर्स नहीं है, हमने आपको बता दिया, एक्सियल फोर्स होता तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की जगह पर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन निकालते, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई भी शियर डिफ्लेक्शन या इस तरह का डिफ्लेक्शन क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक ना। और जो डिफॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन इज एज्यूम्ड ड्यू टू मोमेंट एंड शियर फोर्स ओनली। क्या लिख सकते हैं हम आपको, डिफॉर्मेशन ऑफ बीम इज एज्यूम्ड ओनली
ड्यू टू shear force ड्यू टू shear force एंड क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट एंड शॉर्ट में लिख देते हैं BM, बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ पर हम जो है निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे दोस्त? सॉल्यूशन। ठीक है, ये बीम आपके पास है, ठीक है ना। इस बीम के ऊपर जो है नज़र गड़ाए रखिएगा, एक एक हम निकालते हैं। सबसे पहले नेट फोर्स निकालें हम। क्या निकालते हैं? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बीम एलिमेंट। जो भी आपने बीम का एलिमेंट लिया उस पर आप क्या निकालते हैं? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? Q माइनस इधर Q और इधर क्या है? Q प्लस डेल Q। ये ऊपर में Q और नीचे में Q प्लस डेल Q इंटू DX। तो क्या हो जाएगा ये? Q प्लस डेल Q अपन डेल X इंटू DX और इक्वल टू, अब मास इसका कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास dm स्मॉल एलिमेंट का और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन तोड़ेंगे, यहाँ देखिए तो ये q और q तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस डेल q अपन डेल x इंटू डी एक्स और ये dm और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन डी स्क्वायर वाई अपन क्या डी टी स्क्वायर और ये dm क्या हो जाएगा? मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो a इंटू डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपन क्या हो जाएगा? डी टी स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहाँ पर इसको इधर लेकर के जा सकते हैं हम, ठीक ना। और डी एक्स देखिए, डी एक्स और डी एक्स दोनों साइड कट जाएगा, तो क्या बचेगा? रो ए डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर और प्लस ये उधर चले गया है, तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपन डेल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन आपका बन गया, किसका? शियर फोर्स का। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका? यहाँ पर अभी तो नेट फोर्स आपने कंसीडर किया था, नाउ कंसीडर द बेंडिंग मोमेंट। कंसीडर द बेंडिंग मोमेंट। अबाउट, बेंडिंग मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है, तो ए के अबाउट मान लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट। तो इधर क्या लग रहा है? एम क्लॉकवाइज और ये क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे, होंगे कि नहीं? पहला चीज। दूसरा, ये शियर फोर्स और ए के अबाउट ही निकाल रहे हैं, तो शियर फोर्स का ए से डिस्टेंस कितना है? 0। और फिर इस फोर्स का, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज, ये इधर लग रहा है ना, नीचे लग रहा है, और ये क्या ऐसे टिल्ट करने की कोशिश करेगा, तो Q प्लस डेल Q इंटू डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये लेंथ मोमेंट निकल जाएगा और इस M के साथ आएगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो गया? पहले तो M लिखे हम, अबाउट पहले लिख दे, अबाउट A। उसके बाद क्या हुआ? ये M Q इंटू ए का डिस्टेंस 0, तो M प्लस और ये क्लॉकवाइज वाला में Q प्लस डेल Q बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा? Q प्लस डेल Q अपन डेल एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स और माइनस, अब ये एंटी क्लॉकवाइज, M प्लस डेल M बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, M प्लस डेल M बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये देखिए, M और M कैंसिल हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये Q प्लस डेल Q अपन डेल X, देखिए तो यहाँ डी एक्स कॉमन जा रहा है क्या पूरे में? तो डेल Q अपन डेल एक्स डी एक्स, ये माइनस चले जाएगा, डेल M बाई डेल एक्स और ये dx और dx कॉमन जा रहा है, इक्वल टू 0। ये dx क्या होगा? यहाँ से गायब हो जाएगा। dx को आप यहाँ गायब कर सकते हैं। कैसे गायब करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? q प्लस डेल क्यू अपन डेल एक्स डी एक्स माइनस डेल m अपन डेल एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा,
एक रिलेशन आपको मालूम होगा, एक रिलेशन आपको मालूम होगा, क्या? रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते थे। रिलेशन बिटवीन एस एफ एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता था? शियर फोर्स इक्वल टू डेल एम अपन डेल एक्स होता था, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे। तो अब इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं क्या? ये क्यू रहने दीजिए, क्यू या क्यू को भी हटा दें, हम क्यू को भी हटा दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा? क्यू को आप क्या लिखते थे? डेल एम बाई डेल एक्स, एक ऑप्शन हुआ आपके पास। और दूसरा ऑप्शन ये भी है, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये वाला जो टर्म है हायर ऑर्डर में चले जाएगा। क्यू की जगह डेल एम बाई डेल एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्यू इक्वल टू जब आप डेल एम बाई डेल एक्स रखेंगे, ठीक है ना, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एम बाई डेल एक्स, ठीक है ना। ये डेल एम बाई डेल एक्स एक फार्मूला मैंने आपको क्या बताया कि एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी आ गया। यदि आप इससे भी निकालना चाहें तो भी आ जाएगा। कैसे आएगा? डेल क्यू इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स होता है, तो क्यू की जगह पर डेल एम बाई डेल एक्स रखेंगे तो डेल स्क्वायर एम बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डेल स्क्वायर एम एक छोटी क्वांटिटी है, तो इस वाले हायर टर्म को इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स निकल जाएगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर डेल क्यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर एम बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन जो निकला, यहाँ पर आप क्या निकाले हैं? डेल क्यू बाई डेल एक्स इक्वल टू प्लस रो ए डे स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम अभी चेंज कर रहे हैं। डेल क्यू अपन डेल एक्स निकालेंगे, यदि डेल क्यू अपन डेल एक्स तो क्या हो जाएगा? माइनस रो ए डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और यही डेल क्यू अपन डेल एक्स क्या है यहाँ पर देखिए, तो डेल क्यू अपन डेल एक्स क्या निकाला है? डेल स्क्वायर एम अपन डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर एम अपन डेल एक्स स्क्वायर। और इसको चाहे तो आप इस साइड ले सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? प्लस रो ए डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ये आपका इक्वेशन निकला डेल स्क्वायर एम अपन, इसमें माइनस प्लस का कुछ लफड़ा तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, सही है, ठीक है। तो रो ए डेल स्क्वायर ए अपन डी डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर। अब फ्रॉम डिफ्लेक्शन थ्योरी, ठीक है ना, या बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है m इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई आई डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर। और ये कौन सा होता था? डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम में निकालते थे। क्या निकालते थे? क्या निकालते थे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में? डिफ्लेक्शन डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो ये इक्वेशन निकल कर क्या आता था? यहाँ पर यदि हम डेल एम बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ई आई और डेल क्यू वाई अपन डेल एक्स क्यू। फिर जब डेल स्क्वायर एम अपन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ई आई और डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4। तो ध्यान दीजिए, तो ये डेल स्क्वायर एम बाई डेल एक्स स्क्वायर की जगह पर ये जो वैल्यू है वो यहाँ रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। तो लीजिए हम रख देते हैं, यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ई आई डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4 प्लस रो वाई डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ये चूँकि एक्सेलरेशन था,
डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर, ये क्या था, एक्सेलरेशन था। और एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, बीम का जब इनर्शिया फोर्स निकालते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन। और ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, वाई क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4। ये देखिए x है और ये t है, ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसकी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है आपका इक्वेशन निकल करके आ गया। तो इस इक्वेशन को हम चाहें तो अब यहाँ पर जो आप निकाले थे इस इक्वेशन में फाइनल इक्वेशन जो है हम चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई आई डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4 प्लस रो वाई डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को लेकर के हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे, डेल टू द पावर 4 वाई अपन ये डेल एक्स टू द पावर 4 प्लस ये रो वाई, ये ई आई को इधर ले लिए हैं, ई आई और डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर जो है आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का जनरल इक्वेशन बना किसमें, वेव इक्वेशन का। तो दिस इज दी बेसिकली वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन फॉर, क्या बोल सकते हैं, वेव इक्वेशन फॉर कौन सा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर इसका जो है क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए फॉर सॉल्यूशन के लिए अब आप क्या मान लेते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू वाई का ही कोई एक फंक्शन और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये प्लस फाइव क्यों लिए हैं, फेज एंगल है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट एनी टाइम टी। ठीक है ना, यहाँ पर अब इसका आप निकालेंगे, ठीक ना। और ये y ऑफ x क्या है, एम्पलीट्यूड या शेप ऑफ द बीम, ठीक है ना, ये क्या है, शेप ऑफ द बीम फॉर द प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर द प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है ना, तो यही जो है आपका, अब जो ये इक्वेशन आप लिखे थे ये वाली आपके सामने है, इसको अब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू द पावर 4 वाई होगा, डेल टू द पावर 4, और ये डी वाई अपन डी टी, डेल स्क्वायर अपन डी टी स्क्वायर निकालने पहले यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये वाई ऑफ एक्स तो रहेगा ही रहेगा अपने जगह पर, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक बार होगा ओमेगा कॉस, अब फिर ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस में ओमेगा स्क्वायर और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर आप रख दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू द पावर 4 अपन डेल एक्स टू द पावर 4, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, अब ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस वाई ऑफ एक्स, माइनस वाई ऑफ एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हटा देंगे, सीधा लिख देंगे जो है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये क्या है, रो वाई अपन ई आई, तो रो आई अपन ई, रो वाई है, रो वाई अपन ई आई इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर दें, डेल टू द पावर 4 वाई अपन क्या हो जाएगा, डेल एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई ऑफ एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या लिख दें, सीधा वाई, और इधर क्या हो जाएगा, ये रो वाई अपन ई आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये एक टर्म, और वाई ऑफ एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या लिख दिए, वाई इक्वल टू 0। इसको अब हम मानेंगे कांस्टेंट, डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4, और माइनस
इसको क्या मान लीजिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, c मान लेते हैं कांस्टेंट, इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका मेन जो है इक्वेशन बना। दैट मीन्स कि इसी इक्वेशन को अब थोड़ा सा हम वहाँ मेन पेज पर लिख लें। क्यों, ताकि वहाँ सारे फार्मूला एक जगह आपके पास रहे। तो यहाँ पर मेन फार्मूला में डेल टू द पावर 4 वाई अपन डेल एक्स टू द पावर 4 और माइनस सी वाई इक्वल टू 0 है, जहाँ की सी इक्वल टू क्या है आपका, रो वाई ओमेगा स्क्वायर अपन ई आई। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन निकला, दैट इज बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज दी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज दी फोर्थ ऑर्डर। अच्छा, फोर्थ ऑर्डर क्यों मान रहे हैं, एक सी यहाँ पर डायरेक्ट मत मानिए, सी टू द पावर 4 मानिए, तो हम जो है डायरेक्ट अब लिख पाएंगे कुछ इक्वेशन। सी टू द पावर 4 हम मान लेते हैं इसको, ठीक ना। तो c इक्वल टू सी टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वाई ओमेगा स्क्वायर अपन ई आई। यहाँ भी c टू द पावर 4, सी टू द पावर 4। ठीक है, क्यों, ताकि हमारा फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सके। दिस इज द फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल, दिस इज द फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो टू फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, एक्सपोनेंशियल टर्म एज्यूम करके। टू फाइंड सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल। अब लैम्डा पूछिएगा क्या है, तो लैम्डा इज कांस्टेंट, और यही जब आपको शुरू में हम पढ़ाए थे, तो इसी लैम्डा को क्या बोले थे हम, इसी लैम्डा को क्या बोले थे, आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पर d टू द पावर 4 वाई अपन डी एक्स टू द पावर 4 कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर 4 ई टू द पावर लैम्डा एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो लैम्डा टू द पावर 4 ई टू द पावर लैम्डा एक्स। अब इसको जो है, इसको हम यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ई लैम्डा टू द पावर 4, लैम्डा टू द पावर 4 और ई टू द पावर लैम्डा एक्स, ई टू द पावर लैम्डा एक्स। ठीक है, और माइनस सी टू द पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्वेशन। यहाँ देखिए तो अच्छा y इक्वल टू भी तो लिखेंगे, y इक्वल टू यहाँ ई टू द पावर लेमडा एक्स लिखे, तो ई टू द पावर लेमडा एक्स कॉमन आ गया, तो लेमडा टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 इक्वल टू 0 देख लीजिए। और इस लेमडा टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लेमडा का दो वैल्यू निकलेगा, इस लेमडा का जब ब्रेक करेंगे आप, ठीक है, तो लेमडा 1 और 2 का दोनों का वैल्यू निकलेगा क्या, प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर रूट में। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सी आई क्या होता था, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। और लेमडा यहाँ पर 3 और 4 में, तो यहाँ तो लेमडा इक्वल टू डायरेक्ट रूट सी आएगा, मतलब प्लस माइनस सी, और यहाँ प्लस माइनस सी आई आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा। अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, तो ई टू द पावर सी एक्स होगा लेमडा के जगह पर एक बार, और एक बार क्या होगा, ई टू द पावर आई सी एक्स, ठीक ना। तो ई टू द पावर जहाँ सी एक्स होगा, ई टू द पावर सी एक्स होगा, और यहाँ पर ई टू द पावर आई सी एक्स होगा। तो एक्सपोनेंशियल का सॉल्यूशन क्या निकलता था, आपको मालूम होगा क्या, कॉस हाइपरबोलिक वाला कॉस एच सी एक्स प्लस
साइन एच सी एक्स, और यहाँ पर ई टू दी पावर आई सी एक्स से क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस आई साइन सी एक्स। ठीक है, और यही जो है सिमिलर इसी तरह से माइनस में भी जाएगा। यहाँ पर यदि आप माइनस ले लेंगे ई टू दी पावर माइनस सी एक्स यदि आप ले लेते हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। और यहाँ पर भी यदि माइनस आई सी एक्स ले लेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आई साइन सी एक्स। तो आई थिंक इस तरह के इक्वेशंस तो ऑलरेडी आप डिफरेंशियल कैलकुलस में सॉल्व किए होंगे, इस तरह के इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन यदि हम लिखना चाहें, फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, C1 एक कांस्टेंट, ठीक है ना, और ये cos एच सी एक्स प्लस साइन एच सी एक्स प्लस C2, ठीक है ना, cos एच सी एक्स माइनस साइन एच सी एक्स, ठीक है, और प्लस C3 क्या था आपका, cos सी एक्स माइनस साइन आई साइन सी एक्स, और प्लस C4 cos सी एक्स, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, cos सी एक्स माइनस आई साइन सी एक्स। तो ये इतना लंबा चौड़ा आपका सॉल्यूशन निकल करके आएगा। अब ये C1 C2 C3 ये सब क्या है, आपका कांस्टेंट है, ठीक ना, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक ना। और इसकी वैल्यू जो है, वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड वैल्यूज बाय बाउंड्री कंडीशन, वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट आर फाउंड विथ बाउंड्री कंडीशन। अब बोलिए सर बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो अब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम मतलब क्या, कि यहाँ पर आप x इक्वल टू जब 0 लेंगे, टाइम t 0 पर x 0 होगा, y 0 होगा, ठीक है ना, वही du बाई डी एक्स लेंगे, मतलब वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। और वेलोसिटी के अलावा और भी आपको निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन गया है लंबा, ठीक है। तो आई होप आज इस क्वेश्चन को, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ बीम को आप समझे होंगे। ये कंटिन्यूअस वाइब्रेशन का एक पार्ट था। मेन पार्ट बता दें कि ये इक्वेशन आया आपका और ये इक्वेशन आया, इसको हम C मान लिए। इस C को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका ओमेगा इसमें है, यही फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगा। और जो है आपको अब एक एक बता दें कि किस तरह से हमने ये ब्रेक किया था। ये आपका जो है एजम्पन्स नहीं है, ये तो रिलेशन ही होता है, ठीक है ना। हम तो यहाँ पर एज्यूम कर लिए हैं कि ऐसा होता है, बल्कि हकीकत में भी ये होता ही है। फिर इसको हम सॉल्व करते करते ये वेव इक्वेशन निकाल दिए। इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है आपके सामने है, y ऑफ x ओमेगा टी प्लस फाइव ले लिया है, इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बना है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना। और इसका जो सॉल्यूशन निकाले हैं y इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा x ले करके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेमडा क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, हमारा सॉल्यूशन तो यही था ना आपका, कहाँ गए, y इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा x, यही सॉल्यूशन था। तो इस सॉल्यूशन को ही हम यहाँ पर ब्रेक किए हैं, तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू रख देंगे। तो ई टू द पावर लेमडा का वैल्यू क्या रखेंगे, लेमडा का 4 वैल्यू आ गया था, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4। लेमडा 1 और 2 का वैल्यू क्या आ गया आपका, प्लस माइनस सी आई, और लेमडा 3 4 का प्लस माइनस सी। 4 वैल्यू हो गया कि नहीं, एक बार प्लस के साथ सी आई, माइनस के साथ सी आई, प्लस के साथ सी, माइनस के साथ सी। सी का वैल्यू आपको मालूम है, कन्फ्यूज नहीं होना है, सी का वैल्यू यहाँ पर आपको मालूम है, दिया हुआ है, ठीक है। और फिर अब इसका सॉल्यूशन ई टू द पावर लेमडा एक्स या ई टू द पावर सी एक्स का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। ई टू द पावर आई सी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ई टू द पावर माइनस सी एक्स का क्या होगा, क्योंकि जब यहाँ पर लेमडा का 4 वैल्यू आप निकाले हैं, यहाँ भी तो 4 वैल्यू होगा, 1
ये 2, 3 और ये 4, ठीक है ना। अब इन चारों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, बट हाउएवर यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो जहाँ x इक्वल टू 0 होगा वहाँ y 0 होगा, जहाँ x इक्वल टू l होगा लेंथ, वहाँ y इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कोई बीम है, थोड़ा समझ लीजिए, ये बीम है, यहाँ भी जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है और यहाँ भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। कब, जब ये दोनों जगह फिक्स हो या सिंपली सपोर्टेड हो। तो जब ये सपोर्ट होगा तो यहाँ पे तो कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। एक बाउंड्री कंडीशन ये हो गया आपका। अभी दो बाउंड्री कंडीशन और जरूरत पड़ेगी। तो एट टी इक्वल टू 0 पर भी, एट टी इक्वल टू 0 पर भी आपका y 0 होगा, और एट टी इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी टी भी जो है, या डी वाई बाई डी एक्स भी 0 होगा। ये आप निकाल सकते हैं इस तरह से बाउंड्री कंडीशन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। दिस इज नॉट टू मच डिफ़िकल्ट, बट बशर्ते कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, ये आपको याद हो इक्वेशन, और ये भी इक्वेशन याद हो। इसका सॉल्यूशन जो है y इक्वल टू ई टू दी पावर लेमडा एक्स, और लेमडा का वैल्यू जो है आपका जो आया था, लेमडा का वैल्यू मतलब 4 वैल्यू आया था, ठीक है। तो लेमडा 1, लेमडा 2 क्या आ गया था, माइनस आई सी, प्लस माइनस आई सी कर लीजिए, और लेमडा 3 और 4 का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस सी, ठीक ना। अब इससे जो है y का सॉल्यूशन हमने लिख दिया था। क्या लिखे थे कि C1 ये कॉस हाइपोबोलॉइड, ठीक ना, एच सी एक्स प्लस साइन एच सी एक्स, ठीक है, प्लस C2, और यहाँ पर सिमिलर कॉस एच सी एक्स माइनस साइन एच सी एक्स, ये इसका हो गया। ये 3 और 4 वाले का ये उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, ये 3 और ये 4 मान लीजिए, ये 1 और ये 2 मान लीजिए, सही है। C3 और 1 और 2 वाले का हो गया, ये 3 और 4 का क्या होगा, कॉस एक्स माइनस, पहले प्लस आ जाएगा, आई साइन एक्स, और प्लस C4 और कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। तो ये आपका क्या निकल गया, फाइनल सॉल्यूशन। तो आई होप, अब चाहिए C1, C2, C3, C4 का हमने बता दिया कि बाउंड्री कंडीशन से अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल। और अभी हम इसके बाद जो है काफ़ी सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भी आपके लिए, तो उन सबको देखते रहिए और ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी करते रहिए। कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच।